ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बजने को हैं। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। और अब खबरों में आगे का एजेंडा। बात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक धर्मस्थल को लेकर छिड़े विवाद की। फतेहपुर का अबू नगर है और यहां एक मकबरा है। इस मकबरे को लेकर दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये मकबरा नहीं है बल्कि ये तो एक मंदिर है। इसी दावे को लेकर कल बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता यहां मकबरे पर पहुंच गए पूजा पाठ करने के लिए और इसी वजह से जमकर बवाल हुआ फतेहपुर में। लेकिन अब उस बवाल के बाद कई सवाल जो सामने हैं और सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे। सवाल उठने की वजह है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसी एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद पुलिस प्रशासन ही कटघरे में खड़ा है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़े रसूखदार शख्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और वो शख्स जो इस पूरे हंगामे में शुरुआत से जुड़ा हुआ है, वो शख्स जो लगातार कैमरे पर नजर आ रहा है, वो शख्स जिसकी वजह से बयानबाजी हुई और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, उसी शख्स का नाम पुलिस की एफआईआर में गायब। पुलिस की एफआईआर में उस शख्स का नाम ही नहीं है। कौन है वो शख्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि फतेहपुर में ये जो बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस के एक्शन और एफआईआर की जो डिटेल सामने आई है वो आपके सामने रख देते हैं। तो ये जो बवाल हुआ, 6 जिलों की पुलिस तैनात करनी पड़ी। अब जो मामले में एफआईआर हुई है, 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फोटोज और वीडियोस के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन इस एफआईआर को लेकर सवाल बड़ा है और सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरीके से जिसे मुख्य आरोपी इस एफआईआर के तहत होना चाहिए था, उसी पर पुलिस मेहरबान। और सवाल इसलिए बड़ा है कि क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि उसका राजनीतिक कनेक्शन है। क्या इसी वजह से पुलिस ने उस पर ये नरमी दिखाई, या फिर सवाल ये कि क्या पुलिस के हाथ राजनीतिक तौर पर बंधे हुए हैं कि पुलिस जिन आरोपी का नाम होना चाहिए था इस एफआईआर में, उस आरोपी का नाम एफआईआर से गायब दिखा रही है। वो कौन है आरोपी, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो एफआईआर हुई है उसमें 10 नामजद हैं, 160 अज्ञात, मतलब कुल माफ कीजिएगा 150 अज्ञात, मतलब कुल 160 लोग हैं जिन पर एफआईआर हुई है। दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि वीडियोस और फोटोज के जरिए शिनाख्त करने में पुलिस लगी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने जो देख रहे हैं, बीते कल की तस्वीरें हैं। 11 अगस्त की ये तस्वीरें हैं जब हजारों की तादाद में यहां पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये कार्यकर्ता पहुंच गए थे फतेहपुर के इस मकबरे पर, दावा करते हुए कि ये मकबरा नहीं है, ये हिंदू मंदिर है और वो यहां पूजा पाठ करेंगे। सवालों के कटघरे में पुलिस प्रशासन इसलिए भी कि पहले से ही पुलिस को मालूम था कि यहां पर हिंदूवादी संगठन आह्वान कर चुके हैं पूजा पाठ करने का, बावजूद इसके पुलिस की संख्या बेहद कम। तो एफआईआर और एफआईआर में कितने नाम, ये तो मैंने आपको बताया, 10 नामजद हैं, 150 अज्ञात हैं, मतलब कुल 160 हैं। लेकिन एफआईआर में वो एक बड़ा नाम नहीं है। कौन है वो शख्स और उस पर एफआईआर ना होने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके पीछे की वजह अब आपके सामने है। सवालों में एफआईआर, क्योंकि कटघरे में पुलिस है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को बचाने की कोशिश के तहत पुलिस सवालों के घेरे में। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल, पूजा पाठ का आह्वान मुखलाल ने किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल के आह्वान के बाद यहां मकबरे पर भारी भीड़ जुटी। बाकायदा वीडियो वायरल है। एसपी को धमका रहे ये मुखलाल पाल और इसी मुखलाल पाल का एफआईआर से नाम गायब। इसीलिए सवाल बड़ा है, मुखलाल पर पुलिस मेहरबान क्यों? ये पुलिस की मेहरबानी है या फिर पुलिस की मजबूरी है? किसी तरीके का कोई राजनीतिक दबाव है क्या जो पुलिस की एफआईआर से मुखलाल पाल का नाम गायब है? सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे फतेहपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं और जरा नीतीश पांडे से ही जानते हैं। नीतीश, सवाल ये कि मुखलाल पाल का नाम पुलिस की एफआईआर में नहीं, ये पुलिस की मुखलाल पाल पर मेहरबानी है या फिर सियासी दबाव के चलते ये पुलिस की मजबूरी है? खबर क्या है नीतीश?
रोमाना, अगर खबर की बात करें तो सियासी मजबूरी या फिर सियासी दबाव या फिर ये कहें कि जो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं बू भी आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाते हुए बातचीत करते हैं। सामने ये मकबरा देखिए, ये सामने आपको पूरा का पूरा ये मकबरा दिखाई देगा और इस मकबरे के सामने का ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के अंदर एक और मकबरा है और उस मकबरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इसके अलावा 2 अन्य भी अगल बगल हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया और उस सब के दौरान यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौजूद रहा। और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब 10 नामजद FIR हुए, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो उसमें इस पूरी घटना में मुख्य भूमिका जो निभा रहे थे उनका नाम क्यों नहीं है? आखिर जो फतेहपुर पुलिस है वो किसको बचा रही है और किसके दबाव में काम कर रही है, ये बड़े सवाल हैं। अब देखिए, बड़ा यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, CO लेवल के अधिकारी हैं और पूरी तरह से शांति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो FIR की कॉपी सामने आई है, वो FIR की कॉपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। सवाल सिर्फ यही है कि आखिर जब इस पूरी घटना को लेकर पहले से बातचीत थी, आखिर जब घटना को लेकर पहले से आह्वान किया गया था, तो पुलिस का तंत्र क्या कर रहा था, पुलिस का सूचना तंत्र क्या कर रहा था? क्या इस तरह की घटना हो जाएगी, पुलिस के तंत्र को यह खबर नहीं थी? आप सही कह रहे हैं, पुलिस यहाँ पर सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल तो देखिए नीतीश इसी वजह से है कि ये मुखलाल पाल, और ये मुखलाल पाल जिसने आह्वान किया था कि यहाँ पूजा पाठ करना है, जिसके आह्वान पर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे और जिसको लेकर अब ये भी बताया जा रहा है कि साहब वीडियो वायरल है जिसमें SP को धमकाता हुआ ये मुखलाल पाल सुनाई पड़ रहा है। ऐसे में इस मुखलाल पाल की वो भूमिका जिसके तहत अब तक तो इसका नाम FIR में मुख्य आरोपी के तौर पर पुलिस को बनाना चाहिए था, वो भूमिका जरा बताइए विस्तार से। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीतीश से आगे बात करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच फतेहपुर के जिला BJP अध्यक्ष का ये जो पूरा मकबरा विवाद से नाम जुड़ा है, जो वीडियो सामने आया है, जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में जिला BJP अध्यक्ष SP को भी धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दिखा देते हैं आपको। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी है, मैं आपको आवाज नहीं सुना पा रही हूं, लेकिन यही वो वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इसी वायरल वीडियो को लेकर यह जानकारी है कि इसमें ये जो फोन पर बात कर रहे हैं, दरअसल मुखलाल पाल ये SP को धमका रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ और आवाज में क्या गड़बड़ी है उसको ठीक करके दोबारा आपको सुनाएंगे। इस बीच ये कल की तस्वीरें, और ये कल की तस्वीरें आखिरकार इसके पीछे की असली वजह क्या है और कल किस तरीके से हंगामा हुआ, जो पूरा बवाल हुआ, उसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लिए भी, दूसरी ओर घरों की छत से पत्थरबाजी करते हुए लोग, और बीच में एक धर्म स्थल को घेरे हुए पुलिस और प्रशासन की टीम। तस्वीरें फतेहपुर के आबू नगर ईदगाह की हैं, जहां मौजूद एक मकबरा उत्तर प्रदेश में धार्मिक विवाद का नया अखाड़ा बन गया है। जब सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सोमवार की सुबह मकबरे में पूजा पाठ करने पहुंचे, हालांकि तनाव की आशंका के चलते मकबरे के आसपास पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन सुरक्षा के सभी इंतजामों को धत्ता बताते हुए भीड़ मकबरे में जा घुसी। इसी दौरान किसी शख्स ने मकबरे पर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद मौके पर दूसरे पक्ष के लोग जमा हो गए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही आसपास के घरों से भीड़ पर पथराव शुरू हो गया।
देखिए पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये मकबरा दरअसल ठाकुर जी और भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। इस इमारत की दीवारों पर कमल, त्रिशूल समेत कई हिंदू धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं, लेकिन मंदिर को तोड़कर मकबरे का रूप दे दिया गया। जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये अब्दुल समद का मकबरा है। इसका निर्माण करीब 500 साल पहले मुगल काल में हुआ था, जिसका जिक्र इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी है। इस शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ कमल के फूल हैं, और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहाँ कमल का फूल बना है, वहाँ त्रिशूल है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। हाँ, अकबर के पोते ने बनवाया। सोमवार की सुबह फतेहपुर में हुए बवाल के दौरान मकबरे में दाखिल हुई भीड़ ने इमारत में तोड़फोड़ की कोशिश की। इस घटना से नाराज मुस्लिम संगठनों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। वहीं फतेहपुर में हुए उपद्रव पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि फतेहपुर का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। फतेहपुर का जो विवाद है उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद, कोई विवाद होगा तो जांच किया जाएगा, जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में हुई घटना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने अब्दुल समद के मकबरे के आसपास सुरक्षा और सख्त कर दी है। कई थानों की पुलिस की तैनाती के अलावा प्रशासन पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी कर रहा है, ताकि धर्म स्थल को लेकर फतेहपुर में फिर से फसाद जैसे हालात न खड़े हो जाएं। तो फतेहपुर के जिला बीजेपी अध्यक्ष और इनका मकबरा विवाद से जुड़ा एक वीडियो जो सामने आया है, जो वायरल हो रहा है, और वीडियो में जिला बीजेपी अध्यक्ष कैसे एसपी को धमकाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। सीधे आपको फतेहपुर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे लगातार फतेहपुर से बने हुए हैं। नीतीश, हमने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष बाकायदा एसपी को धमकाते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं, और बावजूद इसके एफआईआर से इनका नाम गायब है। जरा बताइए विस्तार से, और किस तरीके की इनकी भूमिका रही जिसके कारण इनका नाम तो एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर पहले नंबर पर होना चाहिए था। नीतीश, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो सामने आपको मकबरा दिखाई दे रहा है, ये मकबरा आप देखिए, इसके चारों तरफ आपको पुलिस और पीएससी बल की तैनाती दिखाई देगी, और सुरक्षा का यहाँ पर घेरा दिखाई देगा। बैरिकेडिंग कर दी गई है, मीडिया को पास जाने की अनुमति नहीं है, पूरी तरह से पैक कर दिया गया है इस पूरे क्षेत्र को। काश कल ये पैक अगर कर दिया गया होता तो शायद इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने नहीं आती। और सामने एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मजार भी उपद्रवियों ने, यहाँ पर जो उपद्रवी थे उन्होंने ये मजार भी तोड़ी थी। इसके कुछ अंश यहाँ पर है, और अगर बात करें तो इसके अलावा एक मजार और कुल तीन मजारें यहाँ पर अंदर थी, जो मकबरे थे उनको तोड़ा गया है, उनको इसी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। और उस दौरान पुलिस यहाँ पर मौजूद, मुखलाल पाल तब यहाँ पर मौजूद थे। नीतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इसके साथ ही जी रोमाना जी बताएं। मुखलाल पाल यहाँ पर मौजूद थे। मुखलाल पाल की भूमिका के बारे में जरा विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए।
देखिए रोमाना, जो जानकारी सामने आई है यहाँ पर आज के दिन, अगर बात करें जिस दिन ये घटना होती है उस दिन यहाँ पर ऐलान किया गया था, इसके लिए बाकायदा एक लिखित पत्र भी दिया गया था प्रशासन को और ये कहा गया था कि हम पूजा करने जाएंगे, अगर आप वहाँ पर अपनी मौजूदगी में पूजा कराते हैं तो ठीक, नहीं तो हम अपनी संख्या बल के साथ वहाँ जाकर पूजा करेंगे। जब इस यात्रा की शुरुआत होती है तो उस दौरान जिलाध्यक्ष वीडियो में देखे जाते हैं और उसके बाद जब तंत्र आगे बढ़ता है, यानी जब भीड़ तंत्र आगे बढ़ता है तब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और उसके बाद ये घटना सामने आती है, भगवा झंडे लहराए जाते हैं और तमाम तरह के जो उत्पात है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरे पक्ष की ओर से भी जो पथराव है वो दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दूं, इन सब में सवाल ये उठता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी चीज सामने आती है तो पुलिस का जो सूचना तंत्र है वो इस मामले को लेकर अपनी बातें कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों तक जरूर पहुंचाता है। तो क्या पुलिस का सूचना तंत्र फेल था? क्या इस मामले पर किसी को कैसी सूचना नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था कि जो भीड़ तंत्र यहाँ पर आ रहा है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? दूसरा सवाल ये है कि आखिर जब इस तरह की बात सामने आई तो इस पूरी एफआईआर में बीजेपी जिलाध्यक्ष जिन्होंने अभी तक इस पूरे मामले में जो अब बातें कही हैं, इसके अलावा जो उन्होंने लेटर दिया, आखिर इस एफआईआर से उनका नाम क्यों गायब कर दिया गया? जिस तरह से वो उनका वीडियो सामने आया है कि किस तरह से वो यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो क्या बड़े दबंग हैं? क्या उनकी दबंगई से यहाँ का कानून, यहाँ के पुलिस उनकी दबंगई से डरती है या फिर कोई राजनीतिक दबाव है? ये तमाम सवाल है। लेकिन अभी यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल है, तो यही है ना कि इसके अलावा सवालों का जवाब कौन देगा? जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की बनती है और पुलिस प्रशासन की तरफ से तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। एफआईआर तो कर ली गई है दर्ज, लेकिन उसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं? ये वो बड़ा सवाल है जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है और लगातार हम पूछेंगे, क्योंकि सीधे सीधे यही बीजेपी का जिला अध्यक्ष, जिसकी तरफ से पहले पूजा पाठ का आह्वान किया गया, लोगों से जुटने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग यहां पर मकबरे पर पहुंचते हैं और वहां पर तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था जो फतेहपुर में बिगड़ती है। ऐसे में जो एफआईआर पुलिस की तरफ से की गई है वो भी क्या महज एक आई वॉश है? वो भी क्या महज एक लीपापोती है जो पुलिस की तरफ से की जा रही है? ये सवाल बड़ा है। और कटघरे में इस वक्त फतेहपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, इन्हीं को लेकर सवाल है। लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया, ये आरोप इन्हीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर है। हालांकि सफाई सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। देखिए कैसे अपना पल्ला अब झाड़ते हुए मुखलाल पाल सुनाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं मुखलाल पाल जी, हुआ क्या था? कुछ अराजक तत्वों ने, एक वर्ग विशेष के लोगों ने हमारे मंदिर में, जो ठाकुरद्वारा मंदिर है, उसमें हमारे मंदिर का स्वरूप बदलने का काम किया। बस उसी की लड़ाई हमारी चल रही थी कि हमें अपने मंदिर का स्वरूप चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में जो एक वर्ग विशेष के लोग हैं वो अपने को मकबरा कह रहे हैं। तो अगर मकबरा था तो वहाँ त्रिशूल कैसे बना हुआ है, कमल के फूल कैसे बने हुए हैं, भगवान शिव की जो छड़ी है ऊपर से लटकती है वह क्यों लटक रही है? तो मकबरा कैसे हो गया? महोदय, तो आपने इसे लेकर कोर्ट में अर्जी दी, कहीं बातचीत हुई या सीधे प्रशासन को अल्टीमेटम और फिर उसके बाद सीधा चढ़ाई? नहीं, सीधे कुछ नहीं हुआ। ये सनातन का जन आक्रोश था, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमको केवल पूजा अर्चन करना था। और प्रशासन से कई बार बात की गई, प्रशासन के मन में क्या चल रहा था ये जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन हम तो पूजन अर्चन करने गए थे। और पूजन अर्चन करने में अगर वहाँ कुछ अराजक तत्व, विपक्ष के लोग, अभी मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ कुछ एक वर्ग विशेष के लोग ईंटें, पत्थर, तलवार और डंडा हमारे किसी सनातन के हाथ में देखा क्या? लेकिन जो मेरी जानकारी में आ रहा, वहाँ कुछ विपक्ष के लोग भी घुस गए थे सौहार्द बिगाड़ने के लिए। ये जानकारी अभी आ रही है, वो वीडियो के माध्यम से देखा जा रहा है। तो सुन रहे थे आप मुखलाल पाल को। सनातन का आक्रोश, ये नाम मुखलाल पाल की तरफ से दिया जा रहा है अपना पल्ला झाड़ने के लिए और कानून के कटघरे से बचने के लिए। कैसे भीड़ के पीछे, सनातन के आक्रोश के पीछे मुखलाल पाल छुप रहे हैं वो आप समझ ही गए होंगे इनकी ये सफाई सुनकर, जो सफाई से ज्यादा अभी भी एक भड़काऊ बयान ही सुनाई दिखाई पड़ रहा है। इस देश में झगड़ों का निपटारा करने के लिए, इस देश में फैसले सुनाने के लिए देश की अदालतें हैं। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश भीड़तंत्र से नहीं चलेगा। ये बात सबको समझनी चाहिए
और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल इस बात को समझाने की इन बीजेपी के जिला अध्यक्ष को है, जो फतेहपुर से आते हैं, जिनका नाम है मुखलाल पाल, जिन्होंने वजह क्या है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शायद अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में यहां पर पूजा पाठ का आह्वान पहले कर दिया, हजारों की तादाद में लोगों को जुटा लिया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया, और सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, जिसका नाम है मुखलाल पाल, जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। और बड़ी बात यह कि इसी बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम एफआईआर में नहीं है। इसका वीडियो वायरल है, जिसमें ये जो एसपी हैं इलाके के, उनको धमकाते हुए दिखाई सुनाई पड़ रहा है। पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो स्थानीय प्रशासन पर फोड़ रहा है। अगर इन्हें किसी तरीके की कोई शिकायत, किसी तरीके की कोई दिक्कत, तो जाहिर सी बात है इस देश में रास्ता कानून का अपनाया जाता है, शिकायत लेकर कोर्ट में जाया जाता है और कोर्ट से फैसले सुनाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके से लाठी डंडों और भीड़ के जोर पर ये जो मकबरे में पूजा पाठ करने का आह्वान बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने किया, यकीनन उसको लेकर इस वक्त आरोपों के कटघरे में यहां मुखलाल पाल नजर आ रहे हैं, और उससे ज्यादा सवालों के कटघरे में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, जो मुखलाल पाल पर मेहरबान क्यों, ये सवाल बड़ा है। और वहीं रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नाम है मुहिबुल्लाह नदवी, जो फतेहपुर में मकबरे पर बवाल हुआ है, उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुना देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जी। सर, फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे के अंदर एक भीड़ घुस गई और उसमें वहाँ तोड़फोड़ की गई, ऐसा आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि ये मकबरा नहीं मंदिर है। देखिए, ये पुरानी जो बुनियाद अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की, आपस में भारत के लोगों को लड़ाने की रखी थी, ये जो मौजूदा जो इस तरह के दल हैं, असामाजिक तत्व हैं, ये उन्हीं के परवरदा हैं जिनको पाला गया है। इसीलिए ताकि जो पाठशालाएं बंद हो रही हैं, गरीबों की दुकानों मकानों को उजाड़ा जा रहा है और रोज़गार और तालीम से महरूम किया जा रहा है गरीबों को, और तो ये वही लोग हैं ताकि जनता का ध्यान उधर से हटा करके इधर कर दिया जाए। उस पूरे मामले में 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तार जो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जिसके आह्वान पर, बीजेपी जिलाध्यक्ष के आह्वान पर ये पूरा मामला खड़ा हुआ था, उस पर अभी एफआईआर में उसका नाम नहीं है। देखिए, सब आप सब जानते हैं, जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, कि जो कुछ भी हो रहा है कौन करा रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है, किसकी ऐसे कभी तो नहीं होता था ऐसे। लेकिन असल मुद्दों से रोज़गार, तालीम, सेहत, तरक्की। तो उत्तर प्रदेश में मकबरा वर्सेस मंदिर वाली ये लड़ाई, इसी पर ये रिपोर्ट्स आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, नाम है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के लिए बन गया है खतरा, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ये चर्चा हो रही है कि मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ताकतवर बन चुके हैं। और वजह साफ है, अमेरिका में उन्हें वो सम्मान मिल रहा है जो पाकिस्तान के इतिहास में अक्सर उन सैन्य जनरल्स को मिलता है जो बाद में सत्ता संभाल लेते हैं। और यही कारण है कि इस वक्त आसिम मुनीर की तुलना देश के पूर्व सैन्य शासकों जियाउल हक से, जनरल अयूब खान से की जा रही है। अब माहौल और पेचीदा इसलिए भी बन रहा है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सक्रिय भूमिका है। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मुनीर को व्हाइट हाउस में राष्ट्राध्यक्ष जैसा सम्मान दे चुके हैं, बल्कि उनके साथ निजी बातचीत में पाकिस्तान की सियासत पर सीधे प्रभाव डालने वाले सुझाव भी दे रहे हैं। और इस खेल ने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए हालात और मुश्किल बना दिए हैं। तो क्या ट्रंप का तोता आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है? इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। भारत अगर डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइल से उसे गिरा देंगे। हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और ऐसा हुआ तो आधी दुनिया इससे तबाह होगी। भारत एक मर्सिडीज की तरह है और पाकिस्तान ट्रक की तरह। ट्रक और मर्सिडीज के बीच टक्कर होती है तो मर्सिडीज का हाल बेहाल होता है।
ऐसे तोतों पर गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, क्योंकि वो बेचारे अपने मुंह से निकलने वाले शब्द का मतलब भी नहीं जानते। बस मालिक जो रटवाता है उसे दोहराना उनका काम है। वैसे रट्टू तोता को सुनकर मनोरंजन अच्छा होता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में मुनीर को सुनकर हो रहा है। सीधी धमकी है ट्रंप साहब आपको, ये सीधी धमकी है रूस को। आधी दुनिया ही खत्म करने का जिसने इरादा पाल रखा हो, क्या वो बैठ के भोजन करने लायक है? साथ में लंच कर रहे हैं आप उसके साथ, उसको एंटरटेन कर रहे हैं आप। ये एक खतरनाक बयान है। आसिम मुनीर को लग रहा है कि अमेरिका की धरती पर खड़े होकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ दहाड़ रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर बस नाच रहे हैं। ये बातें तब आई हैं जब आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर है और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल और बराह रास्त भारत को धमकी दी गई है अमेरिका की सरजमीन से। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी को तवज्जो इसलिए ही मिल रही है क्योंकि जनाब 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका दौरे पर पहुंच गए हैं और भारत को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। ना ही उनकी हिम्मत है और ना ही उनकी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की। वो अमेरिका से लेता है, वो करता है, उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यूरेनियम जमा भी किया होगा उसने बॉम्ब ग्रेड, उससे भी अभी उसका काम नहीं चलेगा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको ट्रंप का तोता, अरे हमारा मतलब है आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे की कहानी और उसके पीछे की वजह बताते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा का बेहद खूबसूरत शहर है टैम्पा, वो शहर जो शानदार बीच और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। अमेरिका के इसी शहर में पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर की सवारी भी पहुंची, जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। लेकिन टैम्पा में एक प्राइवेट डिनर के दौरान आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दे डाली। आसिम मुनीर ने अमेरिका दौरे में एक के बाद एक 3 बयान दिए। पहला बयान, मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान के वजूद पर खतरा आया तो वो अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। दूसरा बयान, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है जिसे कभी भूला नहीं जाएगा। तीसरा बयान, भारत फरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़ ईंट पत्थर से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा? अगर हम, सुनिए बड़े ध्यान से, अगर हम ख़त्म हो रहे हैं, हम न्यूक्लियर ताकत हैं, तो हम आधी दुनिया को भी ख़त्म कर देंगे। ओ बेवकूफ़, तू पश्चिम की दुनिया को ख़त्म करेगा या पूरब की दुनिया को? अगर पाकिस्तान की पश्चिम की दुनिया को ख़त्म करना चाहता है फिर तो यूरोप भी जाएगा, फिर पूरा अरब जो संगठन है वो भी जाएगा और अमेरिका भी जाएगा। अगर पूरब की तरफ ख़त्म करना चाहता है, भारत के अतिरिक्त तेरा चाचा चीन भी जाएगा, रूस भी जाएगा, जापान भी जाएगा, कोरिया भी जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा। तेरा भेजा फ्राई है। भारत ने भी देर नहीं लगाई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार लहराने की पुरानी आदत है, लेकिन भारत पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा करना बखूबी आता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा है कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। तो भारत ने भी साफ कह दिया है, हम किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेंगे। वाकई पाकिस्तान को परमाणु पहाड़ा रटने की पुरानी बीमारी है और इसका छोटा सा ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। बोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए,
ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। इसी की अगली खेप समझ लीजिए जो आसिम मुनीर ने अमेरिका में दिखाई और रविवार को अपने बयान में कहा कि हम सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे। अच्छा, तो हम सिंधु नदी पर डैम बनाएंगे और पाकिस्तान उसे मिसाइल मारकर गिरा देगा, तो जनाब क्या हिंदुस्तान देखता रहेगा? मिस्टर मुनीर ऑपरेशन सिंदूर की चोट भूल गए क्या? वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गीदड़ भपकियां हैं, खास करके जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को हमने क्षति पहुंचाई है। तो आज देश को क्या दुनिया को पता चला है कैसे पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. भूल गए कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। वीडियो क्या होगी? हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया था। दरअसल ये उसी चोट की टीस है जो रह रहकर ऐसी गीदड़ भपकियों के जरिए सामने आती है। मैं आपको बताती हूं कि सिंधु नदी मुनीर के लिए दरअसल आन का मुद्दा क्यों बनी हुई है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों को चुन चुनकर धर्म के आधार पर निशाना बनाया था और देश के आम लोगों की मौत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर फिर लॉन्च किया था। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मुहिम का एक हिस्सा था सिंधु नदी का पानी। जब भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि बड़े फैसलों से भी सबक सिखाया और सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से हमने रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी से लेकर वहां की सियासत तक में सिर्फ सिंधु का शोर सुनाई दिया। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। दरअसल पाकिस्तान सिंधु के पानी के लिए छटपटा रहा था और दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। मतलब साफ था कि सिंधु जल समझौता उस वक्त तक सस्पेंड रहेगा जब तक सीमा पार से आतंकवाद का घिनौना खेल खत्म नहीं हो जाता। पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की 93% सिंचाई सिंधु नदी के पानी से होती है। कराची से लेकर लाहौर जैसे बड़े शहरों को पीने का पानी मिलता है और बिजली का उत्पादन होता है और इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख सिंधु नदी के मुद्दे पर भारत को धमकी देकर देश में अपनी अहमियत को
साबित करना चाहते हैं। उनकी लेवल ऑफ मेच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे और उनका सहारा लेते रहेंगे। मुनीर ने ऐसे वक्त में ये बयान दिया है जब भारत के सेना प्रमुख पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका जता चुके हैं। And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. हालांकि इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि ट्रंप अपने हितों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान इस बात पर खुश हो रहा है कि उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी साल 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की थी और व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में साथ लंच किया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये पहली बार हुआ था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की हो। दुनिया इसलिए भी हैरान थी क्योंकि मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले ये वही ट्रंप हैं जो 2011 में कह चुके थे कि पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, यानी पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think सवाल यह है कि ट्रंप जो भारत से गहरी दोस्ती के दावे करते थे, उस पर टैरिफ लगाकर पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां भला क्यों बढ़ा रहे हैं? देख भाई ट्रंपवा, एक चीज़ आप समझ जाइए, मैकडोनल्ड ट्रंप हम सब आपको कहते हैं, एक चीज़ आप धंधे वाले हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजराती है, धंधा उनकी जीन्स में है। लेकिन एक चीज़ आप समझ जाइएगा कि ये पर्सनल आप इसको मत बनाइएगा। ये वो भारत नहीं है जो झुक जाता था दुनिया के सामने। दरअसल मुनीर के साथ ट्रंप की मुलाकात और भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ ये संकेत देता है कि अमेरिका बिजनेस के मामलों में भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से अमेरिका के लिए हमेशा से ही अहम हो जाता है और इसीलिए पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वस्तुओं पर टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि वो तो सबसे ज्यादा उसी के सगे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने हित के सगे हैं और किसी के सगे नहीं हैं। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास बिगाड़ने वाले हथियार तो हैं, लेकिन अपने मुल्क का पेट भरने और उसे चलाने के लिए अमेरिका जैसे देश की जरूरत है। ट्रंप ये बात जानते हैं और पाकिस्तान की इसी कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मुनीर को पुचकार रहे हैं। मजे की बात यह है कि अमेरिका दौरे पर भारत के खिलाफ बयान देते हुए मुनीर ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और विकास के बीच गहरी खाई जैसे फर्क को कबूल भी कर लिया और कहा, भारत फरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़, ईंट, पत्थर से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा? मुनीर, आपके जनरल नॉलेज का तो पता नहीं, लेकिन हर हिंदुस्तानी ट्रक की बजाय मर्सिडीज ही रखने की सोच रखता है, क्योंकि मर्सिडीज तो 50 लाख से 2.5 करोड़ तक आती है, जबकि जिस डंप ट्रक की बात आप कर रहे हैं वो तो 8 लाख से लेकर 70 लाख तक आ जाता है।
मर्सिडीज समृद्धि और विकास को बताती है, डंप ट्रक नहीं। जरा सोचिए, मौजूदा वक्त में जो शख्स पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान है, उसकी सोच का दायरा कितना छोटा है। वो मान रहा है कि वो फटे हाल है, लेकिन आतंकी सोच के निशान उसके हर बयान में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. 2 nations. We are not one nation. लेकिन ट्रंप को तो मौलाना मुनीर का यही बर्ताव सूट करता है, क्योंकि मुनीर न सिर्फ ट्रंप को नोबेल देने की वकालत करते हैं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को स्वीकार भी कर चुके हैं। जबकि भारत साफ कर चुका है कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव को रुकवाने में राष्ट्रपति ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। इतना ही नहीं, पिछले महीने 29 जुलाई को ही प्रधानमंत्री मोदी देश की संसद में बता चुके हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को भारत इस बार झूठा साबित कर चुका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।